आज हम सब लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश में जो आपके संकट आपके छाया हुआ है। यानी आप सब लोगों ने इस बात को देखा है, अलग अलग आपने न्यूज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश में आपकी सेना का कब्जा है और पूरी की पूरी दुनिया भारत के रुख को जानना चाहती है कि आखिरकार बांग्लादेश में जो आपके हुआ है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके ऊपर भारत का क्या स्टैंड है, भारत का क्या रुख है, भारत उसके ऊपर क्या कहना चाहता है। लेकिन हम सबसे पहले तो इस सारे प्रकरण को समझते हैं, पूरी की पूरी आपकी घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर में हुआ कैसे, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई और किस तरीके से। आप हमारी सारे के सारे पड़ोसी देशों को देखो, आप श्रीलंका में देखो, आप पिछले आप सालों में आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या परिस्थिति रही। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि पाकिस्तान में क्या परिस्थिति रही। आपने अफगानिस्तान में देखा होगा कि अफगानिस्तान में क्या परिस्थिति रही। आपने म्यांमार में देखा होगा कि म्यांमार में क्या परिस्थिति रही। और अब बांग्लादेश में हम सब लोग देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि पूरे के पूरे बांग्लादेश में आपके आग लगा हुआ है। पूरे के पूरे बांग्लादेश में अभी तक इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग आपके मारे जा चुके हैं। ये तो एक आंकड़ा है, पता नहीं कितने लोग मारे जा चुके हैं, इस बात का पूरा कंफर्म आपके अंदाजा नहीं है, लेकिन 300 से ज्यादा लोग आपके मारे जा चुके हैं। पूरा का पूरा बांग्लादेश आपको क्या हो चुका है, तो बांग्लादेश पूरे तरीके से आपके आग में झुलस चुका है। और इसी बीच में ये खबर आई कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो आपकी बांग्लादेश की जो पीएम है, जिनका नाम क्या है, शेख हसीना, उन्होंने आपके देश छोड़ दिया है। और देश छोड़ने के बाद वो कहां पे पहुंची है, तो देश छोड़ने के बाद वो भारत आपके पहुंची है। और ये कहा जा रहा है कि भारत से वो यूके आपकी रवाना होंगी। देखिए सबसे पहले वो कहां पे आई भाई, भारत में। अब देखिए करके आखिरकार क्या, कौन सी वो परिस्थिति आई और क्यों आपके शेख हसीना को, जो कि आपके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना देश आपके छोड़ना पड़ा। आखिर में परिस्थिति क्या थी, बांग्लादेश में स्थिति, बांग्लादेश में संकट इतनी कैसे आपकी गहरा। अब एक करके इन बातों को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज आप सब लोग देखिए कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद पीएम जो है शेख हसीना, उन्होंने आपके देश को छोड़ दिया है। राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसमें प्रदर्शनकारी जब जैसे ही उन्होंने आपके बांग्लादेश को छोड़ा, वैसे ही जो प्रदर्शनकारी जो इनके इस्तीफे को लेकर के मांग कर रहे थे, इनके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, वो आपके इनके देश छोड़ने के बाद जो प्रधानमंत्री का आवास होता उसमें वो सारे के सारे घुस गए। और उसके बाद पूरे के पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगह पे आगजनी होने लगी। लोगों ने तोड़फोड़ करना आपके शुरू कर दिया, सामान की लूटपाट आपकी शुरू कर दी है। और ठीक उसी तरीके का स्थिति, उसी तरीके का घटनाक्रम, उसी तरीके का दृश्य फिर से हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जो पिछले साल आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक साल पहले श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था उसके दौरान आपके उपस्थित हुआ। यानी श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जनता का आक्रोश आपको देखने को मिला था। और अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, तो बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के कारण जनता का यह आक्रोश आपको देखने को मिला है। बांग्लादेश में आखिर में ये समस्या शुरू कैसे हुई, उनको हम 5 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा चीज है रिजर्वेशन को लेकर के। देखिए बात इसमें क्या है, बताया जाता है कि बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा रोल आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपकी बातों का रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि तो जो आपके अवामी लीग है, जिसके नेता कौन थे भाई, शेख मुजीबुर रहमान। तो जो अवामी लीग की तरफ से जिन्होंने बांग्लादेश के आपके मुक्ति संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, वो सारे के सारे एक तरीके से जो स्वतंत्रता संग्राम के जो है, मतलब बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके लिए 30% वहां पे आपको रिजर्वेशन दिया गया। 30% रिजर्वेशन दिया गया। अब इसी रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन आपके बढ़ते जा रहा है, अब बांग्लादेश की जनता का, बांग्लादेश की आम जन का, बांग्लादेश के छात्रों का
ये आरोप है, ये आरोप है कि ये जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन से केवल और केवल बांग्लादेश में जो अवामी लीग के कार्यकर्ता है, जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को केवल फायदा होते जा रहा है, उन्हीं को केवल फायदा होते जा रहा है, बांग्लादेश में दूसरे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसी रिजर्वेशन के विरोध में, यानी आरक्षण को लेकर के ये बवाल आपको ये शुरू हुआ। पहले ये छोटे लेवल पे आपके प्रोटेस्ट शुरू हुआ, धीरे धीरे बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और ये पूरे के पूरे बांग्लादेश के लेवल पे प्रोटेस्ट आपके खड़ा हो गया। और उसके बाद स्थिति ऐसी आ गई कि आखिरकार बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हो गया, और इस परिस्थिति में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो देश छोड़ करके भाग आई। पहले भारत आई और अब कहा जा रहा है कि भारत से वो आपके यूके जाएंगी। और इस बीच में, इस आपकी परिस्थिति में, ये क्राइसिस के दौर में बांग्लादेश की आर्मी ने बांग्लादेश की बागडोर को पूरे तरीके से संभाल लिया है। तो ये सारा का सारा मुद्दा आपके रिजर्वेशन को लेकर के था, और एक ऐसा मुद्दा था कि भाई इसके मतलब शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के हीरो बताए जाते, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बताए जाते शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आपकी बेटी है, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये आरक्षण का मुद्दा ये इतना देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमें अपना देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, हमें अपना देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो मैंने यही बात बताई कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके रिश्तेदारों को, क्योंकि वो तो अब रहेंगे नहीं, उनमें से बहुतों की डेथ हो गई होगी, तो उनके रिश्तेदारों को 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, 30% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया, और 2018 में इसे खत्म कर दिया। लेकिन कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए फिर से ये जो 30% रिजर्वेशन था, कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की जो बांग्लादेश की कोर्ट है, उसने लागू करने का आदेश दिया था। और जैसे ही यह आदेश दिया गया कि जो 30% रिजर्वेशन उनके रिश्तेदारों को मिल रहा था, वो फिर से उनको मिलना चाहिए, इसी कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ में ये पूरे तरीके से आंदोलन आपके शुरू हुआ। और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि स्थिति ऐसी आ गई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऊपर यह बनाया गया कि आप इस रिजर्वेशन को बिल्कुल लागू मत होने दीजिए, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी जो आपके छात्र हैं, उनकी क्या डिमांड है कि यह आरक्षण आपके डिस्क्रिमिनेटेड आरक्षण, भेदभाव से बड़ा हुआ आरक्षण है, और इसका पूरे तरीके से फायदा किसको पहुंच रहा है? अवामी लीग से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उस मुक्ति संग्राम में अवामी लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और जो अवामी लीग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके रिश्तेदार, उन्हीं को 30% का आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने भी आपके बांग्लादेश में जो भी संस्थान है, उसमें अवामी लीग की सोच रखने वाले लोग आपके ज्यादा से ज्यादा आपके होंगे। और इसीलिए कोर्ट के इस फैसले के विरोध में, जो कोर्ट ने कहा कि इस रिजर्वेशन को फिर से लागू किया जाए, इस कोर्ट के फैसले के विरोध में जो आपके स्टूडेंट्स हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, वो आपके सड़कों पर उतर गए। उसके बाद ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट को शट डाउन आपको कर दिया गया, स्कूल कॉलेजेस आपके बंद कर दिए गए, लेकिन तब भी आपके ये प्रदर्शन आपके नहीं रुका। जी, आपका स्वागत है। तब भी आपके प्रदर्शन आपके नहीं रुका, और इस हिंसक प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोग आपके मारे जा चुके हैं। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में इतनी ज्यादा आपकी भड़क गई कि आप सब लोग इसका रिजल्ट आप समझ गए कि रिजल्ट क्या हुआ भाई। रिजल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, जो आपकी चुनी हुई प्रधानमंत्री अभी इलेक्शन के बाद, और उस इलेक्शन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में भी आपकी धांधली हुई थी। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ है, और जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको हम लोग ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो आपकी संगठन है जिसने इस आंदोलन को रन किया, छात्र शिविर, इस छात्र शिविर नामक के छात्र संगठन को भड़काने का काम किया है। और यह जो छात्र संगठन है, वो बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी की शाखा के तौर पे देखा जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी पाकिस्तान का भी हाथ इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है।
अब ये 5 अगस्त के दिन ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा आपके मतलब वो हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको अपना देश छोड़ करके वो अब जा चुकी हैं। और जल्दी ही अब जैसे ही ये देश छोड़ करके गई तो क्या होगा भाई, स्थिति तो पूरी तरीके से विकराल हो गई। तो यहाँ पे सेना आपके फ्रंट पे आ गई और सेना ने पूरे देश की बागडोर को संभाला। और जो बांग्लादेश के सेना के प्रमुख है उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि जो भी आपके प्रदर्शनकारी और छात्र है वो शांत हो जाए, वापस अपने घर को लौट जाए और हम सब लोग अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। और इसके लिए बांग्लादेश की जितनी भी मुख्य विपक्षी आपकी पार्टी है, जिसमें बीएनपी भी आपकी शामिल हो जाती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन सारे के सारे आपके विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके एक अंतरिम सरकार बनाने की बात करी गई है। और उस अंतरिम सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को शांतिपूर्ण चलाए जाने की बात आपको करी गई है। यानी सेना जल्दी ही आपके अंतरिम सरकार का गठन आपकी कर लेगी 48 घंटे के अंदर। लेकिन सत्ता जो है वो पूरे तरीके से सेना के पास रहेगी या सरकार के पास, इसके पास फैसला आने वाले कुछ समय में ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए ये पूरे तरीके से ये मतलब एक चिंता का विषय है और ये हमें सतर्कता भी रखना पड़ेगा। उसके पीछे मैं बताऊंगा कि क्यों रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सब लोग देखिए, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हम रिश्ते की बात करें तो बांग्लादेश पीएम शेख हसीना क्विट्स फ्रॉम हर पोस्ट एमिड प्रोटेस्ट कुड बी हेडिंग टू इंडिया, यानी वो सीधे तौर पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है वो आपके। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि एनडीटीवी का रिपोर्ट है, मैं आपको उसको कोट कर रहा हूं कि हम देश में शांति स्थापित करेंगे और जल्द ही होगा अंतरिम सरकार का गठन। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये है बांग्लादेश आपके आर्मी के चीफ, उनका नाम है जनरल वकार उज जमान। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके जनरल वकार उज जमान है वो भी अंतरिम सरकार के साथ शामिल हो सकते हैं। यानी अभी के समय में तत्काल परिस्थिति में बात करें तो इस सिचुएशन में कमान आपकी बांग्लादेश की सेना के पास है, तो उसको भी आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम सब लोग बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन ये शेख हसीना पहली बार देश को नहीं छोड़ी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली और बांग्लादेश में सरकार का गठन शेख मुजीबुर रहमान ने किया, कुछ समय के उपरांत सेना की एक टुकड़ी ने विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और उस समय आपके शेख मुजीबुर रहमान सहित उनके परिवार के 18 लोगों को सेना ने पूरे तरीके से मर्डर कर दिया था, पूरे तरीके से मर्डर कर दिया था। आप सब लोगों को पता है कि ये कौन सा भी वेस्टर्न पाकिस्तान, ये कौन सा आपको दिखाई देता है अभी, तो ये दिखाई देता वेस्टर्न पाकिस्तान। ये कौन सा दिखाई देता, ईस्टर्न पाकिस्तान। और इस ईस्टर्न पाकिस्तान का साथ आपके भारत ने दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी और पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने का काम हमने किया। शेख मुजीबुर रहमान आपके सरकार बनाए, वहां के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, कहे जाते हैं। और प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की भी प्रतिमा को नहीं छोड़ा, उनकी भी प्रतिमा को तोड़ देने का काम प्रदर्शनकारियों और छात्रों ने किया है। तो उस समय में भी मतलब जब आपके शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या हुई, उसके कुछ दिन पहले ये जो आपकी इनकी बिटिया है, इनका नाम है जो आपके शेख हसीना है, वो आपके कुछ दिन पहले आपके अपने पति के पास चली गई थी विदेश में, जर्मनी में बताया जाता है। और वहां पे उनके जो पति है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो पीएचडी कर रहे थे, वहां पे रिसर्च कर रहे थे। और उसके बाद जब वहां से वापस आई तो अपने पति के साथ इंदिरा गांधी की सरकार ने, भारत ने उनको प्रोटेक्शन दिया, भारत ने उनको घर दिया, भारत में उनको आश्रय दिया गया, भारत में उनको संरक्षण दिया गया। फिर काफी लंबे समय के बाद पाकिस्तान गई और वहां की जनता ने उनको प्यार दिया और वहां पे वो कई बार आपके प्रधानमंत्री भी रही। और फिर से ऐसी ही स्थिति वहां पे उत्पन्न आपकी हो गई है। तो वो आपके सबसे पहले जब देश छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया तो सबसे पहले कहां पे आई भाई, तो सबसे पहले आपके आई सीधे तौर पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, भारत। अब जब एक बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसी ढाका में आपके ये सारा का सारा मामला आपके फैला हुआ है। लेकिन भारत के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ, बांग्लादेश की बाउंड्री के बारे में बात करें तो हम असम के साथ, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो भाई मेघालय के साथ, बांग्लादेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो त्रिपुरा के साथ,
बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो त्रिपुरा के साथ, तो इन सारे देशों के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री आपकी शेयर होती है। आप लोगों को यह भी पता है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत सारे जो आपके प्रवासी थे, वो आपके शरणार्थी जो थे वो भारत आ गए थे, और भारत की स्थिति आपकी खराब हो गई थी, लेकिन तब भी हमने उनके रहने का, खाने का, उनका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा। और बांग्लादेश में जब स्थिति ठीक हो गई तो उतने सारे लोगों को फिर से हमने बांग्लादेश में आपके भेजने की कोशिश करी। तो डर इस बात की जताई जा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे वेस्ट बंगाल में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में फिर से आपके बांग्लादेश से लोग आपके कहीं ना कहीं शरणार्थी के रूप में आना शुरू कर, और फिर भारत की स्थिति आपकी खराब होना शुरू हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर भारत किसी के साथ अपना शेयर करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ शेयर करता है, तो सीधे तौर पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है वो किसके साथ शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके ऊपर पूरे तरीके से नजर रख रहे हैं, और सरकार इसके ऊपर मीटिंग कर रही है कि सरकार का क्या रुख इस फैसले के ऊपर होगा। क्योंकि जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जो ये विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश में, अगर इसमें कहीं आपके पाकिस्तान, चीन और इन विदेशी शक्तियों का अगर कहीं हाथ होगा तो ये और विकराल समस्या हो सकती है। इसीलिए हमें अलर्ट मोड पे रहने की आवश्यकता है, हमें अपने सीमा पे चौकस रहने की आवश्यकता है। इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो हमारी बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल, वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश उन दोनों की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सीमा सुरक्षा बल के ऊपर है, तो उसको अलर्ट कर दिया गया है। जो भारत से जो ढाका की तरफ जो आपके जाता है, जो जाते हैं जहाज, उसको आपके क्या कर दिया गया भाई, बंद कर दिया गया है। आपके क्या कर दिया गया भाई, बंद कर दिया गया। पूरे तरीके से भारत बांग्लादेश के व्यापार के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी, और बांग्लादेश में जो भारत के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश की जो आपकी अंतरिम सरकार बनेगी उसका भारत को लेकर के क्या स्टैंड है, और भारत का बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर के क्या स्टैंड है, वो सब हम लोगों को देखना होगा। लेकिन जो भी स्टैंड होगा, हम अपने देश के साथ, अपने देश की सरकार के आपके रुख के साथ, देश की सरकार के निर्णय के साथ मजबूती से हम लोग क्या रहेंगे भाई, खड़े रहेंगे, और उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जिस तरीके से हमने 1971-72 में बांग्लादेश को हेल्प किया पड़ोसी देश होने के नाते, और उसको संकट से उबारा, उम्मीद है कि इस बार भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन आपको निकलेगा। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा को भी सर्वोपरि रखना पड़ेगा, हमें अपनी सतर्कता भी रखनी पड़ेगी। हमें अपनी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के, हमें अपने बॉर्डर से लेकर के, हमें अपने व्यापार से लेकर के, हमें अपने स्ट्रेटजी से लेकर के, हमें अपने डिसीजन से लेकर के सभी चीजों के ऊपर बारीकी से सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट आपकी इस कदर बढ़ता गया कि जब आपके प्रधानमंत्री ने अपना घर छोड़ा तो सारे प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए और पूरे तरीके से उनके घर को छत बिछत किया और पूरे तरीके से लूटने का काम उनको किया। तो इस तरीके से गुस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये पहली बार हुआ? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पे ये तख्ता पलट पहली बार नहीं हुआ। 1968 में आप सब लोगों को पता है कि सद्दाम हुसैन ने ईरान में तख्ता पलट किया था। 1969 में मोहम्मद अल गद्दाफी ने लीबिया में तख्ता पलट किया था और पूरा कंट्रोल लिया था। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था और पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल में लिया था। 2022 में श्रीलंका में जनता ने ही तख्ता पलट आपके कर दिया, और 2024 में जब हम देखते हैं तो बांग्लादेश में सेना ने ही तख्ता पलट आपके कर दिया, और सेना ने ही पूरे तरीके से सरकार के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लेने की कोशिश की। आप सब लोगों ने श्रीलंका में भी देखा होगा कि श्रीलंका में किस तरीके से जब आर्थिक संकट हुआ तो उस समय श्रीलंका का जो राष्ट्रपति था गोटाबाया राजपक्षे, वो अपने रातों रात अपने परिवार के साथ भाग गया, और उसके बाद पूरी की पूरी श्रीलंका की जो आपकी जो क्रोधित आपकी जनता है वो पूरे तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गई, और कैसी कैसी तस्वीरें थी आप सब लोगों ने उस चीज को देखा होगा। तो बस हमें इंतजार इस बात का है कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या आता है, और जो भी ऑफिशियल स्टैंड आएगा हमें पता है कि हम लोग उसके साथ आपके रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो हमें लगता है कि मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से बांग्लादेश के इस संकट का पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने वो सारे कारण बता दिए थे, क्या समस्या थी, क्या थी, कैसी थी। और सबसे बड़ी बात है जो हमें लग रहा है कि हमारा जितना भी पड़ोसी देश है
आप देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए क्या स्थिति रही, हमारे म्यांमार में देख लीजिए, वहां पे भी तख्ता पलट हो गया, सेना का शासन है। पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, राजनीतिक उथल पुथल देखिए इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ, और क्या किया गया। आपने अफगानिस्तान में देखा कि तालिबान ने किस तरीके से कंट्रोल कर लिया, और वहां के भी, अफगानिस्तान के भी आपके जो आपके वहां पे रूलिंग पार्टी के जो आपके थे लीडर्स, उनको भागना पड़ा। म्यांमार में आंग सान सू की, जो वहां के लोकतंत्र की समर्थक है, उनको कैद करके रखा गया। श्रीलंका में किस तरीके से जनता ने करके गोटाबाया राजपक्षे को भगा दिया। मालदीव में आप सब लोगों ने देखा कि वहां पे किस तरीके की सरकार बनी और भारत के प्रति उसका क्या स्टैंड था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना है, वो इस फिराक में हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने की कोशिश करा जाए। तो हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इस मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे विदेश मंत्रालय पूरे तरीके से इसका बेस्ट सोल्यूशन निकालने का काम करेगा। तो अगर ये आपको सेशन समझ में आ गया होगा तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि सब लोग इस क्राइसिस को आसान शब्दों में समझ पाए।